महबूबनगर जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डी जानकी ने महबूबनगर म्युनिसिपल दफ्तर का दौरा किया और म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के लिए कायम नामजदगी मराकज का मुआयना किया। इसी बीच उन्होंने यहां जारी पर्चे नामजदगी की वसूली के अमल का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। बादजा मीडिया से बात करते हुए जिला एसपी डी जानकी ने कहा कि महबूबनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के लिए तमाम 7 डिवीजन में पर्चे नामजदगी का अमल पुरअमन माहौल में तेजी के साथ जारी है और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। మనకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్ లో 60 డివిజన్స్ ఉన్నాయి। దానికి సంబంధించి నామినేషన్స్ అన్నీ కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీస్ లో జరుగుతున్నాయి। దీనికి సంబంధించి ఫుల్ గా బందోబస్తు వేయడం జరిగింది। ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నామినేషన్స్ వేసే ప్రక్రియలో ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా బందోబస్తు వేయడం జరిగింది। ఈ రోజు తోటి నామినేషన్స్ ప్రక్రియ కూడా ముగుస్తుంది। మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్తో పాటు మనకు భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీ అండ్ దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీ అవి రెండు కూడా కలిపి 22 వార్డ్స్ ఉన్నాయి। వాటికి కూడా నామినేషన్స్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది। ఈరోజు సాయంత్రం తోటి నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది। मद्रादरी कुत्तागुड़म जिले से खबर है। अश्वराव पेच में म्युनिसिपल इंतखाबात के चलते सियासी माहौल गर्म हो गया है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के करीबी साथी जोपल्ली रमेश ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से 13वें वार्ड से अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल किया है। इसी दौरान जोपल्ली रमेश की अहलिया शशि कला भी कांग्रेस की जानिब से 6वें वार्ड से मैदान में उतरी हैं, जिससे पहली बार होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में मजीद दिलचस्पी पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने तमाम वार्ड से अपने नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए हैं। अश्वराव पेट के एमएलए जारे आदि नारायण की क़ियादत में कांग्रेस और इसके हामी सीपीएम पार्टी के लीडरों ने कांग्रेस झंडों के साथ बाइक्स और गाड़ियों पर एक बड़ी रैली निकाली और नामजदगी मराकज तक पहुंचे। जनगांव जिले में म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियां चल रही हैं। 28वें वार्ड से बीआरएस उम्मीदवार फातिमा और अब्दुल समद ने अपने नामजदगी फॉर्म जमा कराए। उम्मीदवार अब्दुल समद ने कहा कि उन्होंने वार्ड की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले इंतखाबात में अवाम ने उन पर एतमाद करते हुए शानदार कामयाबी दी थी। జై తెలంగాణ। ఈరోజు రాబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో 20th వార్డు జనరల్ మేళ వచ్చినందున మా సతీమణి హఫీజ్ ఫాతిమా సమద్ గారిని బయలో రావడం జరుగుతుంది। గతంలో మనం చేసిన అభివృద్ధి పనులు కానీ మనం చేసిన సేవలు కానీ మన వార్డు ప్రజలందరూ సహాయ సహకారాలతో అందరూ ఆశీస్సులతో దీవెనలతో గెలవడం జరిగింది। దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా నేను మన వార్డు ప్రజల్ని సలహా తీసుకొని ముందుకు రావడం జరుగుతున్నది। నన్ను ఇలాగే దీవించారో మా సతీమణి హఫీజ్ ఫాతిమా సంబంధించి దీవించగలరని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। सिकंदराबाद ताड़बन और बोयनपल्ली कब्रिस्तान की जमीन नेशनल हाईवे मंसूबे के लिए लेने का मंसूबा है। इसके खिलाफ मुकामी जिम्मेदारान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कब्रिस्तान कमेटी के अरकान ने और उनके वकील हाशिर खान ने यहां मुख्तलिफ तकनीकी उमूर का जायजा लिया और कब्रिस्तान की जमीन हासिल करने के मंसूबे पर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने पर मसरत का इजहार किया। उनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई से आर्जी राहत मिली है। कब्रिस्तान की जमीन को फौरी तौर पर किसी भी सड़क मंसूबे के लिए इस्तेमाल करने से अदालत ने हुकूमत को रोक दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी कानूनी लड़ाई में कामयाब होंगे। अब फिक्र की बात यह थी कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है उसको एकदम लगकर पुराने खबर भी है नए खबर भी है। आप देख सकते हैं 6 महीने के आसपास की भी खबर है, 400 साल पुराने भी खबरें हैं। वो पूरे साफ होने वाले हैं बोल के उसके बाद ये लोग हमारे पास आए। मेरे पास आने से पहले मुख्तलिफ सियासतदानों के घरों पे दफ्तरों पे चक्कर मारे। अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको कुछ वहाँ से राहत नहीं मिली। उसके बाद में फिर मेरे पास जब आए, मैं हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल आप जिसको बोलेंगे वो फाइल किया था। बिल की हियरिंग हुई और फिर चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए कि इसको रिट पे कन्वर्ट करके हियरिंग आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद इसकी पिछले 2 हफ्ते से हियरिंग हो रही थी और कल मैं परसों जो है शाम में करीब 4 बजे इसकी हियरिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमको स्टेटस को जो बोलते हैं या मोटी ज़बान में बोले तो स्टे ऑर्डर इसके ऊपर मिला। एज ऑफ नाउ ये केस पेंडिंग है, हमारे पास स्टेटस को है। यहाँ पे फिगर की बात ये थी कि काम ज़ोरों शोर पे बड़ी तेज़ी से चल रहा था और काफ़ी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ऑलरेडी रोड वार्निंग के लिए ले चुके हैं और तोड़ चुके हैं। ये भी बस करीब आ गया था काम ये।
तोड़ने के लिए। तो इस पर हमको स्टेटस को मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये केस जीत रहे हैं, और आगे चल के भी मेरे को पूरी उम्मीद है। और आप लोगों से यही कि दुआ करिए ता क़यामत ये ख़बरस्तान रहे। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ में आशिर खान साहब जो एडवोकेट है उन्होंने मौजूद है, और यहाँ पर आने की आज ख़ास वजह ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं 1 दिसंबर 2024 को ये ताड़बंद का ख़बरस्तान और बोनपल्ली के न्यू बोनपल्ली के ख़बरस्तान को जो एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से जो बनाया जा रहा है पैराडाइज से लेकर डेयरी फार्म तक, उसको खबरों को तोड़ने के लिए एक नोटिस आई थी कलेक्टर के ऑफिस से हमको, और इन टाइम हम कलेक्टर को इसका ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। उसके बाद में हम तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर से लेके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से लेके जनाब शब्बीर अली साहब या यहाँ के लोकल हमारे कांग्रेस के गणेश जो एमएलए है, इन सब को हमारे तरफ से मुस्लिम बोर्ड की कमेटी और ताड़बंद के ख़बरस्तान की कमेटी से रिप्रेजेंटेशन दिए और उनसे मुतालबा करे, रिक्वेस्ट करे कि ख़बरस्तानों को मत तोड़िए, आप हो सका तो प्लान में थोड़ा सा मॉडिफाई करिए बोलकर। मुसलसल दिसंबर से 2024 से लेके ये 26 आ चुका है, 1 साल की हमारी मेहनत और कोशिश कोई। तेलंगाना में आबी वसाइल के मसले पर सियासत तेज हो गई है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से प्रेस मीट के जरिए तेलंगाना के हक के पानियों को लेकर मुबैना नाइंसाफी को बेनकाब किया गया, जिसके बाद ही रियासती हुकूमत हरकत में आई और मरकज को खत लिखा। చాలా కీలకమైనది ఇది. 1వ తారీఖు ఒక ఉత్తరం రాసిండ్రు. 30వ తేదీ నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టంగానే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1వ తేదీ నాటికి ఇది ఢిల్లీకి రాసిన ఉత్తరం. ఏం రాసిండ్రో నేను చదివి వినిపిస్తా. 30 నాడు నేను తిట్టినా, ఇది రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేస్తున్నావు, ఇది అన్యాయము, అసలు నువ్వు మీటింగ్కి ఎట్లా పోతావు, నువ్వు ఎజెండాలు ఎట్లా పెడతావు అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మొత్తం బండారం బయటపెట్టి వీళ్ళు చేస్తున్న ద్రోహాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల ముందు పెడితే 30 నాడు ప్రెస్ మీట్ పెడితే 1వ తారీఖు నాడు ఇగో ఇది ఢిల్లీకి రాసిన ఉత్తరం. ఈ ఉత్తరంలో ఏం రాసిండ్రో నేను చదివి వినిపిస్తా. However, the state of Andhra Pradesh is proceeding with illegal activities of construction and further preparation of DPR against the instructions of MOJS. It is further understood that the government of Andhra Pradesh is proceeding with the preparation of DPR of Nalamala Sagar, and CWC is also proceeding ahead with appraisal of its PFR. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्मी मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुनिया के मुमताज तालीमी इदारे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का मुमताज प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है। रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में मुनक़िदा एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम लीडरशिप इन दी 21st सेंचुरी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस प्रोग्राम में दुनिया के 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 60 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस कोर्स के दौरान न सिर्फ हार्वर्ड के मारूफ टीचर्स से सीखने का मौका मिला, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से आए शुरका के तजुर्बात से भी फायदा मिला। उन्होंने बताया कि यह प्रोग्राम शदीद बर्फबारी और सख्त सर्द मौसम में मुनक्किद हुआ, जहां दर्जे हरारत -15 से -24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहने वाले इस तरबियती कोर्स के इख्तिताम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बशमुल 62 शुरका को फैकल्टी की जानिब से इसनादात पेश किए गए। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी क़ियादत के तजुर्बात और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी से हासिल होने वाले सबक तेलंगाना की तरक्की में मुअस्सर साबित होंगे। जीएचएमसी हुदूद में वाक़ई शेर लिंगमपल्ली हल्के की गच्चीबौली इलाके में मुख्तलिफ महकमों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। हाइड्रा, जीएचएमसी, फायर सेफ्टी और तेलंगाना बरकी महकमे के उहदेदारों ने कई फर्नीचर शॉप्स और गोदामों का मुआयना किया। इस जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बाज़ ताजिर बगैर इजाज़त इमारतों में फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तहखानों को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में गच्चीबौली में वाक़ई कुछ फर्नीचर शॉप्स को सील कर दिया गया। हाइड्रा हुक्काम ने माधापुर जीएचएमसी उहदेदारों के साथ मिलकर यह कार्रवाई अंजाम दी। नामपल्ली में आतिशदगी के सानहे के बाद हुक्काम ये कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। विकाराबाद जिले से इंसानियत सोस खबर सामने आई है। विकाराबाद शहर के आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में नामालूम अफराद ने 2 माह के एक शीरख्वार बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक दिया। ये वाकया मुकामी लोगों में शदीद गम व गुस्से और हलचल का बाइस बना है। विकाराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
मुकामी शहरियों का ये मुतालबा है कि इस जालिमाना फेल में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे दिलखराश वाक़यात दोबारा न हो। जहां शीखार बच्चा फेंके जाने के बायस लोगों में बेचैनी देखी गई। ये वाक़या समाज में बेहिसी का आकाश समझा जा रहा है और ये वारदात एक मरतबा फिर ये याद दिलाती है कि मुआशरती निज़ाम की तबाही के नतीजे कितने संगीन हो सकते हैं। बाद में रोबोटिक्स स्टार्टअप शहर के बेगमपेट एयरपोर्ट पर जारी विंग्स इंडिया 2026 नुमाइश में अपनी एआई से चलने वाली एविएशन सेफ्टी टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर रहा है। इसका एक सिस्टम दिन और रात के नज़ारे के साथ 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे से लैस है, जो इंट्रोडेटिकेशन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर यह 700 मीटर तक इंसानी गाड़ियों और जानवरों का पता लगा सकता है और रनवे की हिफाजत को बढ़ाने के लिए फौरी अलर्ट जारी कर सकता है। Showcasing its AI-powered aviation safety technologies at the ongoing Wings India 2026 exhibition at the city's Begumpet Airport. According to the firm, one of its systems is equipped with For the aviation sector, we have got very, very niche technology and several very strong use cases in terms of ensuring aviation safety and operations efficiency. So our first product that starts with one of the things which is in my background, this is called the intrusion detection system. Intrusion detection and sabotage warning system, IDSWS is what we call it. So this camera is basically, it keeps on rotating 360 degree all throughout, and through this has got a both day and night camera. It picks up objects at a very, very far range of say 500 to even up to 700 meters, and even the night ranges are very extremely good. So by this we not only pick up objects which is of threat to us, including classification. By classification I mean in terms of person or a vehicle or even animals for that matter. Can handle any new images which new aircrafts or something. So our own models which will be built on multiple environment specific images basically. So we go to the location and collect lot of data, be it during the day conditions or low visibility conditions, low light conditions basically, and also IR images.